गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो वर्ग में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के इस वर्ग में हम समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समास का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, इसको जानना सबसे पहले जरूरी है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना। और हिंदी भाषा में समास एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम समास को जानते हैं तो हम अपनी भाषा को संक्षिप्त करके लिखना अच्छी तरह से जान सकते हैं और हम सारगर्भित शब्दों में अपनी बातों को प्रेषित कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम समास की परिभाषा के बारे में जानेंगे। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विश्राम गृह, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो विश्राम के लिए गृह। यहां पर आप देखते हैं कि विभक्ति चिन्ह जो के लिए है वह लुप्त हो जाता है और दोनों पद विश्राम और गृह मिलकर एक पद बन जाते हैं, विश्राम गृह। समास को समझने से पहले हम एक बात को अच्छी तरह समझ लें कि समास में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद या पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। एक एक करके हम सभी समासों की परिभाषा और उदाहरण को जानेंगे। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिसका पहला पद ही प्रधान हो और समस्त पद मिलकर अव्यय की भांति कार्य करें तो ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास के रूप में जानते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए आजन्म। आजन्म में यहां दो पद हैं, आ और जन्म। आ अव्यय है, जन्म अव्यय नहीं, किंतु जब यह दोनों पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो आजन्म अव्यय की भांति काम करना शुरू कर देते हैं। आपको अव्ययी भाव समास के लिए यह भी जान लेना बहुत जरूरी है कि अव्यय है क्या। अव्यय वह व्याकरणिक शब्द है जो लिंग, वचन, पुरुष कोई भी हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए चूंकि उसमें कोई व्यय नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं आता, इसीलिए उसे हम अव्यय कहते हैं। किसी के साथ भी आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई लिंग, वचन, पुरुष हो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब हम चलेंगे तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास वह समास है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। उदाहरण के लिए राजपुत्र। यहां पर आप देखते हैं कि राज और पहला पद है, प्रथम पद है और पुत्र जो है वो उत्तर पद है और इसका विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। यहां भी विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है और एक समस्त पद की रचना होती है
राजपुत्र। तो इस पद में, इस समस्त पद में पुत्र की प्रधानता है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। अब चलेंगे हम कर्मधारय समास के बारे में बात करेंगे। कर्मधारय समास वास्तव में तत्पुरुष समास का ही रूप है या भेद है, लेकिन कर्मधारय समास की दो स्थितियां होती है। यह विशेषण विशेष के रूप में होता है, पहली स्थिति यह होती है, और दूसरी स्थिति यह होती है कि यह उपमेय और उपमान के रूप में होता है। अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को तो समझ गए कि यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। इसमें भी अंतिम पद ही प्रधान होगा और पूर्व पद जो है वो गौण होगा, लेकिन यह या तो विशेषण विशेष के रूप में होगा या फिर उपमेय उपमान के रूप में होगा। हम इसके उदाहरण में जाने से पहले ये जानेंगे कि विशेषण और विशेष है क्या। विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। उपमेय और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है किसी वस्तु की वह उपमेय है और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान है। अब यहां देखेंगे आप, एक उदाहरण में ले रहा हूं, नील कमल। नील कमल में आप देखेंगे कि नील जो है वो विशेषण है और कमल विशेष है। यहां पर इसीलिए चूंकि यह विशेषण विशेष के रूप में है, इसीलिए यह कर्मधारय समास है। अब हम चलेंगे द्विगु समास की बात करेंगे कि द्विगु समास कहते किसे हैं। वास्तव में द्विगु समास भी तत्पुरुष समास ही है, लेकिन और यहां भी विशेषण विशेष ही होता है, लेकिन अगर इसकी परिभाषा को हम थोड़ा सा परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। इसे पहचानना बहुत ही आसान होता है। अगर परीक्षा में ये पूछते तो समझ लीजिए कि आपको अंकों का उपहार मिल गया, क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची होगा और आप इसे बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए नव रत्न। यहां आप देखते हैं कि नव यानी 9 जो संख्यावाची है और रत्न जो है वह आपका विशेष है, तो इसलिए यह द्विगु समास है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। पंचवटी, 5 वटों का समूह। इस तरह से मैं समझता हूं कि आप द्विगु समास अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास भी बहुत ही आसान है, इसको पहचानना भी आसान है, समझना भी आसान है। सबसे पहले हम परिभाषा इसकी कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई और बहन, भाई बहन, भाई और बहन विग्रह किया हुआ है और जब इसे समासिक पद में लिखेंगे तो लिखेंगे भाई बहन। जैसे माता पिता, लोटा डोरी, ये सब के सब द्वंद्व समास कहलाते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि दोनों पदों के बीच में हाइफन लगा होता है, इसलिए इसे पहचानना भी बहुत ही आसान होता है। अब इसके बाद अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वह समास है जिस समास में समस्त पद एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर। लंबोदर को जब हम विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे लंबा है उदर जिसका।
और आप देखेंगे कि लंबा है उदर जिसका, यह अर्थ इसका है ट्रू, लेकिन परंपरा के अनुसार से हम गणेश भगवान के लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें समस्त पद परंपरा के अनुसार एक तीसरे अर्थ की प्रतीति कराते हैं, जैसे लंबोदर, गजानन, दशानन, ये सब जो उदाहरण हैं वो इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से आज समास और उसके विधों की बारे में आप अच्छी तरह समझ गए। अगले वर्ग तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।